वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। बड़ा शॉर्ट सेगमेंट हम लेकर आए और जिस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से, रियल इस्टेट्स के हवाले से, प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से कि किस तरीके से आप लोग तमाम चीज़ों को फेस कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बैठ कर मार्केट वैल्यू को कैसे टच कर सकते हैं और दीगर इशूज़ आप अपने कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हम देख रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर बेतहाशा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर सेल एंड परचेज़ का क्या प्रोसीजर हो सकता है, ये तमाम सूरत हाल जो है वो हम डिस्कस करूँगी आज प्रोग्राम के अंदर भी। और जिस तरीके से मैंने कल भी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए कौन सी चीज़ कैरी कर सकते हैं और किस चीज़ के ऊपर जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। जो हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद है वो एज़ यूजुअल है शब्बीर अहमद साहब, जो कि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर इस्तांबुल टावर के ओनर हैं और साथ ही कराची टाइम के होस्ट भी हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से हम रियल एस्टेट की बात कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं, मार्केट के अंदर बड़ी तादाद में नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, लोगों को चेक एंड बैलेंस करना नहीं आता, किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखकर जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए, वहाँ पर अगर जाएँ तो डीलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या देखा जाता है वहाँ पर? देखिए, बसा औक़ात लोग जो है वो बुकिंग करने जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो उनका एक फॉर्म बना होता है। उस फॉर्म के अंदर पूरी जो है शराइत लिखी होती हैं, तो उस शराइत को पढ़ना जो है ना वो ज़रूरी है। बसा औक़ात जो क्लाइंट के हक़ में नहीं होती, तो उसको जो है लोग जब बुक करते हैं तो पीछे जो है बैक पे वो साइन सारा ले लेते हैं। तो कल उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आता है या प्रोजेक्ट लेट होता है तो उनकी काफ़ी बिल्डर्स जो हैं उनकी फेवर में कुछ क्लॉज लिखे होते हैं। तो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो फिर उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसने पढ़ के साइन किया था। तो वो जल्दी जल्दी में साइन कर देते हैं प्रोजेक्ट की बुकिंग के लिए। उसमें जब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर मसाइल का सामना होता है। बेसिकली SBC का एक रूल है, वो ये है कि हर पार्टी के लिए इंडिविजुअली एक एग्रीमेंट बनेगा, जो एग्रीमेंट SBC में जमा होगा, जिसमें आबाद का एक नुमाइंदा साइन करेगा। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता नहीं है। क्लाइंट जो है वो काफ़ी बुकिंग करा लेते हैं और उनको टाइम पे पोजीशन नहीं मिलती और फिर वो उनकी सुनवाई भी नहीं होती, क्योंकि जो क्लोज बिल्डर ने लिखे होते हैं उसका साइन हो जाता है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं तो जितने भी क्लॉज हैं उनके फॉर्म में वो पूरे पढ़ें। अगर उनके जो है उनके मुताबिक ना हो, कस्टमर की जो है उसकी फैसिलिटीज़ के मुताबिक ना हो, तो उस पर वो साइन ना करें। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो क्लॉजेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम वर्किंग की जाए। लेकिन बहुत सारी हमारे पास ऐसी ऑडियंस होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा ना कहते हैं ना लोअर क्लास भी होते हैं और जिस तरीके से उनको इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं होती, लेकिन जब वो अपना घर बनाने का सोचते हैं या घर का एक ख्वाब लेके चल रहे होते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट के पास जाते हैं या वहाँ पर विज़िट करने जाते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं या वहाँ पर जो गाइड करने के लिए लोगों को मौजूद होते हैं, जिसको हम कहें कि मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, जो कि वहाँ पर वो किस तरीके से उन लोगों को गाइड करें और किस तरीके से लोगों को ऐसे क्या टूल्स अपनाने चाहिए कि वो वहाँ पर बैठकर कम से कम ये समझ सकें कि उनके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। देखिए, उसमें वो जल्दबाजी ना करें और जो उनको समझाने के लिए लोग बैठे होते हैं तो बिल्डर्स के लोग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से ही समझाएंगे। बेस्ट ये है कि वो उनसे उसकी कॉपी ले लें और किसी जो है कानूनदान से इसको पढ़वाएं और समझें कि अगर ये चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं तो फिर वो उस पर जो है ना आके बुकिंग करें। फिल फॉर जो है ना वो इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं जिसमें नुकसान हो। ठीक है, और अगर मैं यही तमाम चीज़ें रियल एस्टेट की तरफ लेकर आऊँ, क्योंकि एक रियल एस्टेट में भी डीलिंग्स हो रही होती हैं और वहाँ पर भी हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, वो हर तरह के लोग वहाँ पर जो है वहाँ पर आके बैठते हैं, वहाँ पर आके डील कर रहे होते हैं। तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको किस तरीके से टैकल करते हैं? जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको हम समझाते हैं, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के हवाले से समझाते हैं, उनको बताते हैं कि देखें ये चीज़ें हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, वो सारी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करा के फिर उनसे डील करते हैं। अच्छा, सही। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट के अंदर जैसे डीलिंग्स हो रही होती हैं, जिस तरीके से कोई भी मैं एग्जांपल दूं, अगर कि कोई भी शख्स को कोई प्लॉट पसंद आ गया, कोई बेंगलोर पसंद आ गया और उसने आके वो सिचुएशन आपको बताई या वो जगह आपको बताई कि इस जगह पे मुझे ये चीज़ पसंद आ गई, तो रियल एस्टेट का तब काम कहाँ से आगाज़ होता है, किस तरीके से वो वर्किंग करता है? क्या तमाम क्लैरिटी भी वो रियल एस्टेट देख रही होती है, पेपर वर्किंग या तमाम चीज़ें जो होती हैं वो रियल एस्टेट के हैंड ओवर होती हैं?
देखिए सारी चीज़ें तो रियल इस्टेट को ही देनी चाहिए। बस औक़ात कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ प्रॉपर्टी चाहिए, वहाँ चाहिए, मुख्तलिफ़ जगहों पे या सोसाइटी पे वो जो है डिमांड करता है कि हमें यहाँ प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए एक वर्क करता है। तो उस वर्किंग के अंदर ज़ाहिर सी बात है उसका टाइम भी खर्च होता है, उसका जो है वो पेट्रोल भी ज़ाया होता है आने जाने के लिए, सारी चीज़ें, उसका जो है मकसद यही होता है कि मैं अपने कस्टमर को ये चीज़ दिला दूँ। फिर उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है कि उसको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, तो एग्रीमेंट के मामला और रजिस्ट्रेशन तक ब्रोकर जो है ना बॉन्ड होता है कि उसको सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद ही उसके जो है कमीशन का मामला जो फाइनल पेमेंट होती है उसी के साथ होता है। अच्छा, कमीशन किस तरीके से मेंटेन की जाती है एक रियल इस्टेट के ऊपर अगर हम बात करें तो? अगर कोई अच्छा प्रोफाइल की चीज़ है या बेंगलो है या अगर प्लॉट है तो उस पर कमीशन को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? कमीशन तो 1%, 2%, और पार्टी को अगर कोई ज़्यादा कमीशन होता है तो पार्टी को बताया जाता है कि भाई हम आपको ये चीज़ दिला रहे हैं, इतनी अमाउंट हम आपसे लेंगे तो हम दिलाएंगे। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस की, से जो परचेज़र होता है या सेलर होता है उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग रियल इस्टेट एजेंट से हो जाती है कि ठीक है इतनी अमाउंट हम आपको देंगे। लेकिन इसमें बसा औक़ात ये होता है कि काफ़ी रियल इस्टेट एजेंट जो है वो पहले से तय नहीं करते हैं, और शरई तकाज़े भी यही हैं कि आप कोई भी डीलिंग करें तो पहले सारी चीज़ें तय कर लें, उसके बाद उस कारोबार को आगे बढ़ाएं। तो अक्सर औक़ात जो हम ये देखते हैं कि मसाइल पैदा होते हैं पार्टी में और रियल इस्टेट एजेंट के अंदर, जो है वो एक तनाज़ा आ जाता है कि ये जो है हमारी ये बात नहीं हुई थी, इस तरह कमीशन की बात हुई थी। तो वजह यही होती है कि पहले से वो तय नहीं पाता, तो इसके बाद जो है ना ये मसाइल पैदा होते हैं, और तय पाने के बाद वो एक राइटिंग कर लें कि भाई इतना कमीशन हम लेंगे, इतना हम हिसाब जो है अमाउंट लेंगे आपको ये डील दिलाने की, उसके बाद ही ये जो है मुकम्मल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम चीज़ों को मुकम्मल करके और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फेस करते हुए तमाम चीज़ों को हैंडल करनी चाहिए। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मैं देखती हूँ कि पार्टी को जो है वो क्रॉस करके आपस में भी हो जाता है, यानी डबल साइड से भी कमीशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसा कि आपने भी कहा। ठीक है, तमाम चीज़ें तो है, और जिस तरीके से रियल इस्टेट के हवाले से हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करना बाकी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रियल इस्टेट के हवाले से कि किस तरह से रियल इस्टेट वर्किंग करी होती है और क्या मार्जिन होता है कमीशन का, और किस तरह से आप लोग वो तमाम चीज़ों को फेस करते हुए अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो कैसे बाय कर सकते हैं, और किस तरह से तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेपर वर्किंग कैसे हो सकती है, ये तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे थे। शबीर भाई, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया था कि एक मार्जिन होता है कोई भी कमीशन का या पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मार्जिन जो है इजीली डिसाइड हो जाता है। लेकिन बहुत सारे रियल इस्टेट को मैंने ऐसे भी वर्क करते हुए देखा है कि वो पार्टी को बताते ही नहीं है और दोनों तरफ से कमीशन जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से मामला बड़े ख़राब भी होते हैं, और मैंने डील्स भी काफ़ी ऐसी सूरत हाल में कैंसिल होते हुए देखी हैं। वो ये वजह होती है कि अगर किसी पार्टी को कोई वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए की बेच रहे हैं, तो क्लाइंट से सामने 55 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की बात कर लेते हैं, और जो परचेज़र होता है उससे यही कहते हैं कि भाई हम जो है कमीशन पे काम कर रहे हैं, और सेलर से भी यही बात करते हैं। जब वो डील फाइनल होने पे आती है तो सारी बातें सामने खुलती हैं, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम आता है। बेहतर ये है कि रियल इस्टेट एजेंट किसी इन्वेस्टर को दिला दे या ख़ुद ख़रीद ले, तो अपना एग्रीमेंट शो कर सके कि हाँ भाई मैंने ख़रीदा है, मैं आपको बेच रहा हूँ। क्योंकि ये वैसे भी जो है ना जायज़ नहीं है कि आपने उससे बात की है कमीशन की और आप उसको जो है वो एक लोकल मार्केट में उसको टॉप कहा जाता है कि उसने टॉप लगा दी उस पर और ऊपर पैसे रख लिए। तो सेलर और परचेज़र उन दोनों का दिल भी दुखता है कि ये हमसे जो बात कमीशन की कर रहे थे और इन्होंने ऊपर पैसे रखे, तो ये वजह बनती है। बात वही है कि झूठ बोलेंगे तो फिर क्लाइंट भी टूटेगा और मसाइल भी पैदा होंगे। ठीक है, और मैंने बहुत सारी ऐसी भी सूरत हाल देखी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर यहाँ पर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो खुद जो है वो आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट हुए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ से उनके राब्ते होते हैं रियल इस्टेट से। रियल इस्टेट को उन्होंने हैंड ओवर किया हुआ होता है तमाम चीज़ों को कि आप हमारे घर की देखभाल भी करें, और अगर कोई पार्टी लग रही है तो उसको सेल आउट भी करवाएं, और जिस तरीके से जो है मामला है उसको आप खुद ही देख लें। अच्छा, एक आउट ऑफ कंट्री रहने वाला शख्स, उसे पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू का क्या पता है?
या अब क्या मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, क्या डिक्रीज़ हो रही है, इन तमाम सूरत हाल के बारे में तो उसको आगाही है ही नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री रह रहा है। लेकिन ऐसे में रियल एस्टेट अपना क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट्स को मैंने ऐसे भी देखा क्योंकि मार्केट वैल्यू से वो मिस गाइड करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो डीलिंग कुछ और हो रही होती है और वहाँ पे पैसे कुछ और पहुँचते हैं। देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है कि वो उन रियल एस्टेट एजेंट से काम करते हैं जिन पे उनका एतमाद होता है। हर रियल एस्टेट एजेंट पे वो इतना वर्क नहीं करते और ना वो इतना ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो ज़्यादातर देखते हैं कि जो सोसाइटियाँ बेहतर हैं, अच्छी हैं, वहीं पे वो वर्किंग करते हैं। बस अगर कोई शादी नादिर कोई जो है वो गलती से अगर फंस जाए और एतमाद अगर रियल एस्टेट एजेंट उसके साथ गलत कर देता है तो मतलब एतमाद की बात होती है सारी। अगर उसको पूरा ट्रस्ट है तो फिर बात ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो पेपर वर्किंग अपनी कंप्लीट करे। अगर वो पेपर वर्किंग भी करता है तो वो पेपर भी टीसीएस के ज़रिए से बाहर जा सकते हैं, वहाँ से आ भी सकते हैं। ये सारा काम नामुमकिन नहीं है। अगर वो संभल के काम करना चाहे तो हो सकता है। मतलब बात यही है कि एतमाद में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक क्योंकि आपका वो वाली बात है ना कि ट्रस्ट आपका उस पर बिल्डअप हुआ हुआ और अगर आप उसका ट्रस्ट तोड़ेंगे तो तमाम चीज़ें बड़ी जो ख़राब हो सकती है। अच्छा, एक रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली रियल एस्टेट का क्या फोकस होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि प्लॉटिंग और बेंगलोस और ये तमाम चीज़ें फ्लैट और सेल परचेसिंग ये तो चल ही रहा होता है, लेकिन एक रियल एस्टेट जब ओपन होती है तो वो क्या इनिशिएटिव लेकर ओपन की जाती है, क्या एजेंडा लेकर सोच कर जो है वो चलाई जाती है, क्या आगे हमने किस तरीके से प्लानिंग करनी है? देखिए, अगर तजुर्बेकार नहीं है रियल एस्टेट एजेंट और उसने ऐसे ही शॉप खोल दी है तो उसको फिर कुछ नुकसानात होते हैं, क्योंकि जब भी किसी काम में आपको तजुर्बा नहीं होगा और आप डायरेक्ट ही काम शुरू कर देंगे तो नुकसान होगा। इसके लिए तजुर्बा होना ज़रूरी है। अगर तजुर्बेकार है तो वो कहीं पे भी अपनी रियल एस्टेट खोल दे, उसका काम चलेगा। काम सीखा हुआ आदमी हर काम कर लेता है। ठीक है, तो मतलब ये बात है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी काम खोलने से पहले। अच्छा, अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो इन 6 मंथ्स के अंदर हमने देखा कि मार्केट बड़ी बूम की, जिस तरीके से हमने कहा ना रीच की बड़ी ज़्यादा, और देखा कि प्रॉपर्टी के ऊपर रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता लो होती जा रही है। तो ये कब पता चलता है कि मार्केट रेट जो है वो एकदम से बढ़ गई हैं और मार्केट रेट फिर एकदम से जो है वो नीचे आना शुरू हो गए हैं? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट जब पैदा होता है, पब्लिक के अंदर इंटरेस्ट होता है और हमेशा जो एंड यूज़र होता है जब वो मार्केट के अंदर उतरता है और वो परचेजिंग करने के लिए जाता है तो मार्केट जो है वो बूम करती है, मार्केट बढ़ती है। और अभी जो 6 मंथ के अंदर जो मार्केट बढ़ी है वो कहीं 30%, कहीं 25%, कहीं 40%, कहीं 100% भी रेट ऊपर गया है। लेकिन ये पिछले कोई 2-3 हफ्तों से मार्केट दोबारा रुक गई है। अगर इसी तरह ही बढ़ती रही तो फिर लोग कहाँ से घर ले सकेंगे? तो ये मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, कुछ अरसे तक बढ़ती है फिर रुकी रहती है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि 2-2 साल तक वहीं रेट रहता है। बसा अवत ऐसा होता है कि चंद दिनों में बढ़ जाता है। तो ये उतार चढ़ाव अगर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी सिर्फ बढ़ती रहेगी तो कोई घर ही नहीं खरीद सकेगा और बहुत लोगों की रेंज में नहीं आ सकेगा। और फिर पब्लिक डिमांड को ही देखा जाता है हर दफ़ा। पब्लिक डिमांड नहीं होगी तो प्रॉपर्टी रिवर्स होगी। और अभी जो प्रॉपर्टी बढ़ी है उसका बढ़ना मैं ही नहीं समझता कि कोई फ़ायदेमंद है, क्योंकि डॉलर रेट जो बढ़ा है वो उस रेशियो पे आ चुका है। बिल्कुल, डॉलर के रेट बढ़े हैं और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के देख रहे होते हैं हम चीज़ें वो ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो बड़ी जो है ना मार्केट वैल्यूज़ बड़ी टच करती हैं तमाम चीज़ों के ऊपर। और जिस तरीके से हम अगर सोसाइटीज़ की बात करें या पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आए रोज़ हम देख रहे होते हैं बड़े नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे होते हैं। इस वक्त आपकी नज़र में, क्योंकि आप रियल एस्टेट हैं, चला भी रहे हैं और रियल एस्टेट पर वर्किंग भी कर रहे हैं, आपकी नज़र में, आप अपनी नज़र में क्या देख रहे हैं कि अब तक कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप है? देखिए, देखा ये जा रहा है कि इस वक्त इस्लामाबाद को अगर देखें तो वहाँ पर जो है चक्री रोड है, वहाँ पर काफ़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं। और कराची में स्कीम 33 की तरफ काफ़ी प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं। और जो ऐसी सोसाइटी थी जिनके रेट बूम नहीं हुए थे, उनके रेट बढ़ने की वजह से वहाँ पे भी जो है ना वर्क दोबारा उठा है। तो ये 2 पट्टियाँ जो है पाकिस्तान के अंदर उनके रेट काफ़ी डेवलप हुए हैं। ठीक है, और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में आप कहाँ देखते हैं इन तमाम सोसाइटीज़ को? सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इंक्रीज़ हुआ है स्कीम 33 हुआ है। और अब रेट अभी भी उसके जो है रेट बढ़ ही रहे हैं। और
दूसरी बात ये है कि अगर हम ओल्ड टाउन में आते हैं तो वहाँ पर एक फ्लैट जो है वो 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग का 1.5 से पौने 2 करोड़ तक हो गया। तो लोग यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़मीन का घर लें। 120 गज का अभी भी प्लॉट जो है अच्छी से अच्छी सोसाइटी के अंदर 1 करोड़ या 1 करोड़ के अंदर मिल जाता है। उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 50 से 55 लाख रुपए खर्च आता है। तो 1.5 करोड़ रुपए में उनको डबल स्टोरी अपना ज़ाती ज़मीन का घर मिल जाता है। तो फ्लैट की तरफ नहीं जाते वो। फिर वो यही वजह है जो स्कीम 33 पे रेट बढ़ा है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ओल्ड टाउन में फ्लैट के रेट बहुत बढ़ गए। अच्छा, यानी फ्लैट्स के रेट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं स्कीम 33 के अंदर। और अगर हम पोर्शंस की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि लोगों ने बड़ी तादाद में पोर्शंस बना लिए होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक पोर्शन दूसरा पोर्शन सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो जो ग्राउंड पोर्शन होता है या फर्स्ट आता है, फिर सेकेंड आता है, जो थर्ड पे जाता है, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, यानी उनकी रेट को कैसे मैनेज किया जाता है? ग्राउंड क्या ज़्यादा पैसों में सेल आउट होता है, उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ये क्या स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, सबसे कम रेट जो देखा जाता है वो लास्ट फ्लोर का देखा जाता है, जो पोर्शंस बनते हैं, क्योंकि उसमें अक्सर का लिफ्ट नहीं होती। तो जो लास्ट फ्लोर होता है वो चढ़ने में तकलीफ भी होती है, फोर्थ फ्लोर होता है तो इसलिए उसका रेट कम होता है, इसीलिए थर्ड फ्लोर आता है उसका रेट ज़्यादा होता है, सेकंड फ्लोर होता है उसका ज़्यादा होता है, फर्स्ट का और ज़्यादा होता है, ग्राउंड का फर्स्ट से कम होता है। अच्छा, ग्राउंड का सबसे कम होता है? हाँ, स्पेस कम होता है और ग्राउंड पे हर आदमी रहना नहीं चाहता। जो ये है कि वो चढ़ने में जिनको तकलीफ होती है तो वो जो है एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते ग्राउंड के घरों को। अच्छा, और अगर इसी तरीके से हम फ्लैट की कैटेगरीज में बात करें, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स भी ऐसे हैं जहाँ पर लिफ्ट नहीं होती, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर लिफ्ट नहीं लगी हुई होती, तो फ्लैट्स पे भी लोग क्या रिकमेंड करते हैं? सेम पोजीशन यही है कि जितने फ्लोर ऊपर जाएगा रेट कम होगा, और अगर लिफ्ट नहीं है, अच्छा, जिस प्रोजेक्ट में लिफ्ट होती है तो सबसे टॉप का फ्लोर जो है वो सबसे महंगा होता है। अच्छा, तो लिफ्ट जो है ना वो बड़ी मायने रखती है। लिफ्ट, जनरेटर, स्टैंड बाय जनरेटर, ये सारी सहूलतें होती हैं, तो टॉप फ्लोर सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। बस औकात बिल्डर्स जो है वो टॉप फ्लोर के साथ विद रूफ दे देते हैं, तो उसको ये एक बेनिफिट अलग मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग अगर जहाँ ये ऑप्शन होता है कि विद रूफ जो है फ्लैट मिल रहा है और लिफ्ट है, जनरेटर है, तो वहाँ के रेट ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं मार्केट की बात करूँ या सोसाइटी की बात करूँ या यंगस्टर्स की बात करूँ, तो अभी मैंने जिस तरीके से आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि रियल एस्टेट का कारोबार मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इन होता हुआ जा रहा है ये बिज़नेस, क्योंकि आए बंदा जो फारिग है या जो है स्टूडेंट भी क्यों ना है या जो पढ़ रहा है बच्चा, वो भी यही चाह रहा होता है कि हम जो है वो अपनी पॉकेट मनी के लिए कुछ अर्निंग करना शुरू कर दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो स्टेट एजेंट्स के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और दीगर जगहों पर विज़िट करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इन फ्यूचर रियल एस्टेट के बिज़नेस को कहाँ पहुँचता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो स्टूडेंट तबका है, नौजवान तबका है, वो उनको पॉकेट मनी अपनी चाहिए होती है, बस औकात सर्वाइव नहीं कर सकते वालिदैन, तो मुख्तलिफ बिज़नेस में वो लगते हैं। कोई कहीं शॉप पे जॉब कर लेता है पार्ट टाइम, कोई कहाँ काम करता है, ट्यूशन्स पढ़ा लेते हैं बच्चे, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार लेके बैठ जाते हैं, कोई रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठ जाते हैं। तो जो हमारा नौजवान तबका है उनमें तो ये है, एक जज्बा भी है कि ठीक है, मैं अपनी पॉकेट मनी खुद अपनी पढ़ाई से जो है, पढ़ाई के जो अखराज आते हैं वो अपनी खुद मेहनत करूं और उसको निकालूं। और देखा जाता है नौजवानों में जज्बा, और अच्छी बात है कि अगर वो अभी से बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो फिर आगे जाके उनको मुश्किलात पैदा नहीं होती और इनको स्कूल की लाइफ से, कॉलेज की लाइफ से तजर्बे मिल जाते हैं। ठीक है। और अगर हम कोई मैसेज लेना चाहें, जिस तरीके से अगर यंग यूथ हमें देख रही है, अगर उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आजकल जिस तरीके से बिज़नेस में देखते हुए आ रही हूँ कि रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ मार्केट के अंदर, तो उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से इस बिज़नेस को लेकर चलना अगर इसके अंदर इंटरेस्ट है तो? देखिए, आवाम के लिए, टोटल सारे बिज़नेस के लिए एक ही मैसेज है जो कुरान की आयत है, जिसका मफ़हूम है कि ईमान वालों, जब हिसाब का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी है हर बिज़नेस के लिए। आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उस पर आप राइटिंग कर लें और मुआहदा बना लें, फिर उसको ज़बानी कलामी जो है वो शरीयत भी मना करती है और इससे नुकसानात भी बहुत पैदा होते हैं। तो बेहतर ये है कि कोई भी बिज़नेस करें उसको राइटिंग में लें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर भाई, अपने वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर। और नाज़रीन, जिस तरीके से हमने तमाम चीज़ों के बारे में बात की, जिस तरीके से रियल एस्टेट के ऊपर हमने बात की कि कैसे आप लोग जो है तमाम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं तमाम चीज़ों को, प्रॉपर्टी डीलिंग कैसे हो सकती है, और साथ ही साथ कौन सी मार्केट के अंदर अभी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से जो है मार्केट रिवॉल्व हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी रिवॉल्व हो रही है, वो तमाम सिचुएशन हमने आपसे शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट ज़रूर पसंद होगा। एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।